अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रविकांत यादव अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो विशेषकर क्लास 12 के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 5। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है ना, व्युत्क्रम आव्यूह तथा रैखिक समीकरण। आज इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है, सैखंडज आव्यूह क्या होता है ना। साइडिक के कुछ अनुप्रयोग को भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहले तो ये समझ लीजिए कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है। एक ऐसा आव्यूह जिसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं यानी इनवर्स निकाल सकते हैं, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। इसका एक विलोम होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जो इसके बाद पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ध्यान देंगे। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो फिर हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। और वर्ग आव्यूह में भी प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। कुछ आव्यूह ऐसे हैं जिनका हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। कुछ आव्यूह वर्ग आव्यूह ऐसे होते हैं जिनका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वर्ग आव्यूह है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लिया जाए। कुछ ही वर्ग आव्यूह ऐसे होते हैं जिनका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ आव्यूह ऐसे होते हैं जिनका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। और यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका तो कोई व्युत्क्रम होगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए भाई, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या होती है आप जरा ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई आव्यूह ए इस प्रकार है कि उसके साइडिक का मान 0 के बराबर नहीं है। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार है कि साइडिक ए इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात उस आव्यूह के साइडिक का मान 0 के बराबर नहीं है, तो उस आव्यूह को हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात उस वर्ग आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान में रहेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह ए जिसके लिए साइडिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि साइडिक ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो निश्चित है आपकी समझ में आ गया होगा कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। जिस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना चाह रहे हैं या जिस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करवाया गया है, सबसे पहले हम उसके साइडिक का मान निकालेंगे। यदि उसके साइडिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय होगा, अर्थात हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि उसके साइडिक का मान 0 के बराबर हुआ तो वो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है ना। इसी क्रम में मैं दूसरा आपको बता रहा हूं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। सैम भाई, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा जिसके साइडिक का मान 0 के बराबर होगा। कोई भी वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि उसके साइडिक का मान 0 होगा। ध्यान में रखेंगे आप इसको। कोई भी वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा यदि उसके साइडिक का मान 0 होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए आपके, व्युत्क्रमणीय कब होता है और अव्युत्क्रमणीय कब होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो मैं एक 2x2 का आव्यूह ले रहा हूं। वर्ग आव्यूह है जो 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना। मैं इसका साइडिक का मान निकाल रहा हूं, यानी साइडिक ए बराबर कैसे निकालेंगे, इसको साइडिक में परिवर्तित करेंगे। 1, 2, 3 और 4 मैं इसका कंप्लीट वैल्यू निकालूंगा तो इसका गुणा यहाँ माइनस इसका गुणा यहाँ, यानी 4 माइनस कितना आ जाएगा 6 है ना। 4 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा -2, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः एक ऐसा आव्यूह है ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
कैसा आव्यूह है भाई ये? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके साइडिक का मान शून्य के बराबर नहीं है। यदि मैं यहीं पे एक दूसरा आव्यूह ले लूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ 2 और 4 ले लूं, ठीक है ना? अब इसके साइडिक का मान निकालो, इस आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित करो। इस आव्यूह को जब हम साइडिक में परिवर्तित करेंगे तो 1 2 और 4 आएगा। अब इसके साइडिक का मान निकालेंगे तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 माइनस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 बराबर आ जाएगा 0। अतः कंडीशन कौन सी आई कि साइडिक ए का मान शून्य के बराबर आ गया। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है भाई? आव्यूह ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ध्यान में रहेगा ना आपको कि किसी भी आव्यूह का, ये मैंने 2/2 कोटि का आव्यूह लिया था, आप 3/3 कोटि का आव्यूह भी ले सकते हैं। सेम यही कंडीशन होगी परीक्षा करने की कि वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं। व्युत्क्रमणीय होने का मतलब कि उसका इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। चलिए भाई ध्यान देते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह। देखिए, एक तो सहखंड होता है जो आव्यूह के प्रत्येक अवयव का ज्ञात किया जाता है, और एक होता है सहखंडज, ये स्वयं एक आव्यूह होता है। ठीक है ना? सहखंडज आव्यूह को जैसे ए का सहखंडज निकालना है तो एडजॉइंट बोला जाता है। ठीक है ना? इसे बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है ना? क्या बोला जाता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। सहखंडज आव्यूह को इंग्लिश में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म एडीजे ऑफ ए में यदि आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह निकाल रहा हूं तो इसको एडजॉइंट ए लिखा जाएगा। यदि मैं आव्यूह बी का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर रहा हूं तो इसको एडजॉइंट बी लिखा जाएगा। यदि मैं आव्यूह सी का एडजॉइंट निकाल रहा हूं तो इसे एडजॉइंट सी लिखा जाएगा। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट से नोट करते हैं, एडीजे ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आव्यूह की सहखंडज आव्यूह की परिभाषा हम बाद में देंगे, पहले किसी भी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना सीखेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसके जरिए से आपको सहखंडज आव्यूह ज्ञात करके बता रहा हूं। यदि a बराबर, मैं 3/3 का आव्यूह ले रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। यदि a बराबर 1 2 3 3 2 1 4 2 और 2, मैंने ये आव्यूह ले लिया एक हो तो सहखंडज आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है? हमें क्या करना है भाई? एक आव्यूह दिया गया ए हो तो ए का क्या ज्ञात करना है? सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, स्टेप को समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे क्या, और उसी स्टेप के आधार पर इसकी परिभाषा को लिखेंगे। इसकी कोई अलग से परिभाषा नहीं है। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने का जो प्रक्रम होता है वही प्रक्रम पूरा का पूरा अपनी भाषा में परिभाषा में लिख दिया जाएगा। ठीक है? तो पहले आप उसका पूरा प्रक्रम समझ लीजिए कि किस तरीके से हम सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि मैं इस आव्यूह ए को साइडिक में परिवर्तित करूंगा। साइडिक में परिवर्तित करेंगे तो 1 2 3 3 2 1 4 2 और 2। साइडिक में परिवर्तित क्यों किया गया, उसका रीजन है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि आव्यूह के किसी भी अवयव का सहखंड नहीं होता। साइडिक के प्रत्येक अवयव का उपसाइडिक और सहखंड केवल साइडिक में होते हैं, तो साइडिक के प्रत्येक अवयव का हम सहखंड निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित कर लिया। अब
मैं इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करूंगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले F11 यानी मैं सबसे पहले पहली वाली रो के सभी सहखंडों को निकालूंगा। F11 ज्ञात करेंगे तो -1 पे पावर कितना आएगा 1 + 1 इंटू अब कितना आएगा, इस अवयव का निकाल रहे हैं तो इसकी संगत कॉलम और संगत रो को छोड़ दिया जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस में आएगा तो प्लस 4 में से 2 घटेगा तो 2। ये पहली रो के पहले अवयव का सेकंड निकाल लिया। अब मैं पहली रो के, ध्यान से समझिएगा, अब मैं पहली रो के दूसरे अवयव का सेकंड ज्ञात करूंगा। इसका सेकंड निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 पे पावर 1 + 2। सेकंड में चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जाता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और उपसाइडिक में चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ अब कितना आएगा भाई, ये दूसरा अवयव है, इसकी संगत रो और संगत कॉलम का दमन हो जाएगा। 2 का गुणा 3 से होगा तो 6 माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4। इसे कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से माइनस आएगा तो -6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा। आगे क्या करेंगे, F13 निकालेंगे पहली रो के तीसरे कॉलम का सेकंड। जब मैं पहली रो के तीसरे कॉलम का सेकंड निकालूंगा तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा 1 + 3। ठीक है ना, अब कितना आएगा हमारे पास, -1 पे पावर 1 + 3। ये वाले अवयव का सेकंड निकालना है, ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ माइनस इसका गुणा है। 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 4 का गुणा 2 से करेंगे 8। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ से -2, कितना आ जाएगा -2। अब निकालेंगे दूसरी वाली रो के सेकंड रो, तो F21 = -1 पे पावर कितना आ जाएगा 2 + 1। ध्यान देंगे हम लोग, दूसरी रो का पहला अवयव है, इसकी संगत कॉलम और संगत रो का दमन होगा। 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 यानी 4, और माइनस कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे हम इसको तो यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ से -2 तो ये +2 आ जाएगा। अगला कैलकुलेट करेंगे F22 याद करेंगे भाई। ठीक है ना, क्या निकालेंगे हम, F22 यानी दूसरी रो का दूसरा कॉलम होगा तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा 2 + 2। कोष्टक में ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 ये वाला अवयव होगा, संगत रो और संगत कॉलम का दमन होगा। 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2 आएगा, -4 का गुणा यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ प्लस आएगा, इधर -10 बचेगा तो यहाँ -10 आ जाएगा। ठीक है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर रहे हैं भाई। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है। अभी मैंने कहां तक निकाल लिया, F22 तक। अब इससे आगे निकालेंगे, F23 निकालेंगे यानी दूसरी रो के तीसरे कॉलम के लिए। तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा 2 + 3। कौन सा अवयव होगा, ये वाला, इसकी संगत रो और संगत कॉलम का दमन करेंगे। 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2, -4 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखेंगे, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ -6 बचेगा, गुणा करेंगे तो +6 आ जाएगा। जब मैंने दूसरी रो के तीनों अवयवों के सेकंड निकाल लिए, अब मैं तीसरी रो के तीनों अवयवों के सेकंड निकालूंगा तो F31 आएगा, है ना। तीसरी रो का पहला कॉलम, -1 पे पावर कितना आ जाएगा 3 + 1। कोष्टक में ये वाला अवयव होगा, संगत कॉलम और संगत रो का दमन होगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, या -4 बचेगा, यहाँ से प्लस आएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब जब मैंने F31 निकाल लिया तो अब मैं निकालूंगा F32 यानी -1 पे पावर कितना आएगा 3 + 2। आप ध्यान दीजिए 32 इस तीसरी रो का दूसरा कॉलम, ये संगत रो और संगत कॉलम का दमन हो जाएगा। तो 1 का गुणा 1 से और 3 का गुणा 3 से, यानी 1 का गुणा 1 से 1 -3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, -1 पे पावर +5 है तो कितना आएगा, माइनस नहीं आएगा, -8 यहाँ से आएगा तो +8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे F33 लास्ट अवयव का, यानी -1 पे पावर कितना आ जाएगा 3 + 3। कौन सा अवयव है, तीसरी रो का तीसरा अवयव, तीसरा कॉलम, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ -4 तो यहाँ -4 ही बचेगा। अभी मैंने क्या किया कि इस साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। एक बार पुनः रिकॉल करेंगे जितना काम हमने कर लिया है उस पर। जो आव्यूह हमें दिया गया है उस आव्यूह का हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने उस आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित किया।
क्योंकि हम जानते हैं कि साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाला जा सकता है, इसीलिए मैंने आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित किया और फिर साइडिक में परिवर्तित करके मैंने उसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह। ठीक है ना, क्या करेंगे, सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह लिखेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए, इस आव्यूह को आप किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए यहाँ जो आव्यूह दिया है यहाँ किससे प्रदर्शित किया गया, ए से, तो आप ए से नहीं कर सकते, ए को छोड़कर किसी भी अन्य कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित प्रतीक नहीं होता है, आपकी मर्जी है, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर का आप उपयोग कर सकते हैं। दो शर्तें हैं कि एक तो वो कैपिटल लेटर हो और दूसरा जो आव्यूह यहाँ दिया है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ए दिया गया है, तो इस सहखंडों से मिलकर बनने वाले आव्यूह को मैं बी से डिनोट कर दूंगा। ज्यादातर आप कैपिटल एफ से डिनोट करिए, सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह का तो आप एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ से डिनोट करेंगे, आप बी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जिस क्रम में मैंने सहखंड ज्ञात किए हैं उसी क्रम में इनको लिखूंगा। ये और ये तीनों सहखंड पहली वाली रो के हैं, तो 2 -2 और -2, ये और ये तीनों दूसरी रो के हैं, तो 2 -10 और 6, और बाद बाकी शेष तीनों तीसरी रो के सहखंड हैं, तो -4 8 और -4। क्या किया मैंने, ऊपर सहखंड ज्ञात किए और सहखंड ज्ञात करने के बाद सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह लिखा, यानी आव्यूह एफ को लिख लिया। ये पहली रो के सहखंड पहली रो में लिख दिए, दूसरी रो के सहखंड दूसरी रो में लिख दिए, तीसरी रो के सहखंड मैंने तीसरी रो में लिख दिए। अब हम यहां से ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सहखंडज आव्यूह, ठीक है ना। क्या ज्ञात करेंगे हम यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो आव्यूह आपने एफ ज्ञात किया है उसका ट्रांसपोज, सहखंडों से मिलकर बनने वाला जो आव्यूह होता है उसका परिवर्त आव्यूह ही सहखंडज आव्यूह कहलाता है। याद करेंगे भाई, इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जो आव्यूह आपने ये ज्ञात किया है इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, -2 और -2, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, 2 -2 और 6, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए, तो -4 8 और -4, यही आपका सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ ए होगा। एक बार पुनः रिकॉल करते हैं इसको, हमें इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस आव्यूह को साइडिक में परिवर्तित किया और फिर उस साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया, ठीक है ना। जब मैंने प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया तो फिर सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह एफ लिखा, ठीक है। क्या लिखा, सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह एफ। अब इसी सहखंडों से मिलकर बनने वाले आव्यूह एफ का ट्रांसपोज सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, वो कैसे निकाला जाएगा, एफ का ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हम जो मैट्रिक्स हमारे पास ये आया है इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है ना। अब हम इसकी परिभाषा, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी भी वर्ग आव्यूह के साइडिक के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से मिलकर बनने वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही सहखंडज आव्यूह कहलाता है। एक बार फिर सुनिए, जो काम किया है मैंने वही परिभाषा में है। किसी भी वर्ग आव्यूह के साइडिक के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से मिलकर बनने वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही सहखंडज आव्यूह कहलाता है। तो उम्मीद है इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जो काम मैंने इसमें किया है वही लिखा है ना, परिभाषा वही है। किसी भी वर्ग आव्यूह के साइडिक में तो परिवर्तित करना पड़ेगा क्योंकि आव्यूह का कोई सहखंड नहीं होता,
सेकंड केवल साइडिक के होते हैं भाई। तो किसी भी वर्ग आव्यूह के साइडिक के प्रत्येक अवयव के सेकंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह का ट्रांसपोज यानी का परिवर्त आव्यूह ही सेकंडज आव्यूह कहलाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको दोबारा ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका सेकंडज आव्यूह, वो भी किस क्रम का, जब 3/3 कोटि का आव्यूह आपको दिया गया होगा तब, ठीक है ना। यदि आपके पास 3/3 कोटि का कोई आव्यूह दिया है और आपसे उसका सेकंडज आव्यूह पूछा है तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं यहाँ द्वितीय कोटि के सेकंडज आव्यूह को ज्ञात करूंगा, है ना। द्वितीय कोटि के आव्यूह के सेकंडज आव्यूह को निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। द्वितीय क्रम के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह, पहले मैंने आपको तृतीय क्रम के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना बताया है, तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा कि तृतीय क्रम के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको द्वितीय क्रम के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना बता रहा हूं। मैं फिर एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। यदि a = 1 2 4 और 2 ये दिया गया है हो तो सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई हमें इसका, इस 2/2 क्रम के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। हल करेंगे भाई, पहले उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने इसके ज्ञात करने का, एक तो वही मेथड है जो मेथड हमने तृतीय कोटि के आव्यूह में इस्तेमाल किया था, और एक इसका डायरेक्ट मेथड है जिससे बहुत आसानी से मिल जाता है। ये केवल 2/2 के साइडिक आव्यूह में ही काम करेगा और किसी में नहीं, ठीक है ना। तो पहले तो हम उसी मेथड से करेंगे। मैं क्या करूंगा कि इस आव्यूह को सबसे पहले साइडिक में परिवर्तित करूंगा, जो काम वहां किया 3/3 के साइडिक में वही यहाँ किया। सबसे पहले 3/3 के आव्यूह में सबसे पहले मैं इस आव्यूह को एक साइडिक में परिवर्तित करूंगा, फिर इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करूंगा। तो मैं पहले अवयव का सहखंड निकालूंगा, तो F11 यहाँ कितना आएगा, -1 पे पावर 1 + 1 कोष्टक में ये कैंसिल कितना बचेगा, केवल 2। यहां से प्लस आएगा, ये 2 है तो 2 ही रहे। अब मैं पहली रो के दूसरे अवयव का सहखंड निकालूंगा, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 1 + 2। ये वाला अवयव होगा संगत रो संगत कॉलम का गमन करेंगे तो कितना अवशेष बचेगा, 4। -1 पे पावर 3 अर्थात माइनस आएगा, 4 ये है तो -4 हो जाएगा। अब मैंने पहली रो के दोनों अवयवों का सहखंड निकाल लिया। अब हम दूसरी रो के दोनों अवयवों का सहखंड निकालेंगे। तो F21 लिखेंगे उसको, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 + 1। ये वाला अवयव ये कैंसिल, ये तो कितना शेष रहेगा, 2। यहां से माइनस आएगा, 2 ये है तो कितना आ जाएगा, -2। अब दूसरी रो के दूसरे अवयव दूसरे कॉलम का सहखंड निकालेंगे, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 + 2, ठीक है। कौन सा अवयव होगा, ये वाला संगत रो और संगत कॉलम का दमन हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहां से प्लस, ये +1 तो प्लस है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप सब लोग आगे। अब जब हमने ये याद कर लिया तो अब हम क्या निकालेंगे, सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह, ठीक है ना। जब मैंने इस साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो अब सहखंड से मिलकर बनने वाला आव्यूह, सहखंडों से मिलकर बनने वाला आव्यूह
अब हम सेकंडों से मिलकर बनने वाला आरपीयू लिखेंगे। तो मैंने बताया कि इसको अधिकांशतः कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे? पहली रो के दोनों सेकंड ये हैं तो 2 और -4, दूसरी रो के दोनों सेकंड ये हैं तो -2 और 1। जब मैंने सेकंडों से मिलकर बनने वाला आरपीयू निकाल लिया तो अब क्या ज्ञात करेंगे? सहखंडज आरपीयू। क्या निकालेंगे हम? सहखंडज आरपीयू। जब मैं इसका सहखंडज आरपीयू निकालूंगा तो वो किससे डिनोट किया जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए से, क्योंकि आरपीयू ए का निकाल रहे हैं ना। एडजॉइंट ऑफ ए से ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एफ जो सेकंडों से मिलकर बनने वाला आरपीयू है उसका ट्रांसपोज। ठीक है ना? आगे इसको लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? कितना आएगा? इसका परिवर्त आरपीयू ज्ञात करेंगे। इसका परिवर्त आरपीयू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे तो 2 और -4, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे -2 और 1। ठीक है? ये क्या मिल गया हमें? सहखंडज आरपीयू। आप जरा, ये तो वही विधि है जो मैंने आपको 3/3 के आरपीयू में बताई थी। ऐसा ही 3/3 कोटि के आरपीयू में किया गया था उसका, जब हमने सहखंडज आरपीयू निकाला था। अब आप इस आरपीयू पे और इस आरपीयू पे जरा गौर कीजिए। ये सहखंडज आरपीयू है इस आरपीयू का। आप जरा देखिए, ये 2 उठ के यहां पहुंच गया है, 1 यहां आ गया है, 4 और 2 अपने अपने स्थान पे हैं। हुआ क्या है? चिन्ह परिवर्तित कर दिया गया। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट मेथड पर बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है ना? ये डायरेक्ट मेथड है। मान लीजिए कोई आरपीयू ए इक्वल टू यहां दिया गया A11, A12, A21 और A22। ये 2/2 का आरपीयू है। हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम डायरेक्ट विधि से भी इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। कैसे? आपको इस अवयव को उठा के इसके स्थान पे लिखना है और इस अवयव को उठा के इसी के स्थान पे लिखना है, यानी इन दोनों अवयवों का आपस में परिवर्तन करना है। जो यहां लिखा है उसे यहां लिख दीजिए, जो यहां लिखा है उसे यहां लिख दीजिए। कब? जब हम एडजॉइंट यानी सहखंडज आरपीयू निकाल रहे हैं तब। तो मैं इसको उठा के यहां लिखूंगा, इसको उठा के यहां लिखूंगा, तो A22 और यहां आ जाएगा A11 और इन दोनों अवयवों का चिन्ह परिवर्तित कीजिए। चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो माइनस का आ जाएगा A21 और माइनस का आ जाएगा A12। यही इसका सहखंडज आरपीयू। ये द्वितीय क्रम के आरपीयू का सहखंडज आरपीयू ज्ञात करने की डायरेक्ट विधि है। बहुत आसानी से आप अपना समय बचा सकते हैं और ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस अवयव को यहां पहुंचा दीजिए, इस अवयव को यहां ले आइए और इन दोनों अवयवों का चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से हम द्वितीय क्रम के आरपीयू का सहखंडज आरपीयू ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? व्युत्क्रमणीय आरपीयू, एक ऐसा आरपीयू जिसके लिए साइड ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है, व्युत्क्रमणीय आरपीयू कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आरपीयू, कोई भी वर्ग आरपीयू ए अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि साइड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर हमने सहखंडज आरपीयू को पढ़ा। तो पहली चीज तो ये बताई गई कि केवल और केवल वर्ग आरपीयू का ही सहखंडज आरपीयू ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग आरपीयू में भी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्ग आरपीयू का हम सहखंडज आरपीयू ज्ञात कर लें। तो प्रत्येक वर्ग आरपीयू का सहखंडज आरपीयू नहीं निकाल सकते। कुछ वर्ग आरपीयू ऐसे होते हैं जिनका हम सहखंडज आरपीयू नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? अब ध्यान देंगे हम लोग, मैंने क्या बताया सहखंडज आरपीयू निकालने के लिए। देखिए सहखंडज आरपीयू तो किसी भी वर्ग आरपीयू का इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। इनवर्स हम प्रत्येक वर्ग आरपीयू का नहीं निकाल सकते। कुछ ही वर्ग आरपीयू ऐसे होते हैं जिनका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। सहखंडज आरपीयू तो आप किसी भी वर्ग आरपीयू का निकाल सकते हैं। ठीक है? तो सहखंडज निकालने के प्रक्रम में मैंने तुम्हें क्या बताया कि सबसे पहले दिए गए आरपीयू को साइडिक में परिवर्तित करते हैं, फिर उस साइडिक के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं और फिर उस सहखंडों से मिलकर बनने वाला आरपीयू एफ लिखते हैं और इसी आरपीयू एफ का ट्रांसपोज सहखंडज आरपीयू कहलाता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, यदि ए का निकाल रहे हैं तो बी का निकाल रहे होंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है? एफ का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज लिख देंगे। ये होता है सहखंडज आरपीयू निकालना।
ठीक है ना। फिर मैंने द्वितीय क्रम के अवयव का सेकंड अवयव ज्ञात करने की डायरेक्ट विधि बताई, कैसे इस अवयव को यहाँ और इस अवयव को यहाँ परिवर्तित कर देते हैं और इन दोनों अवयवों का आपस में चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको इनवर्स ज्ञात करना बताया जाएगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टियां समझाएंगे।